तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आइए हम केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं, क्लास 10th का पहला चैप्टर और लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूजन रिएक्शन की। हम बात कर चुके हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया। क्या हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं? अब हम बात करेंगे किसका? वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या चीज होती है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो छोटे छोटे पार्ट अभिकारक जो होते हैं, इस साइड में लेफ्ट साइड में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, लेकिन जब राइट साइड उत्पाद जब बनाते हैं ये, तो क्या करते हैं, एकल अभिकारक बना देते, एकल उत्पाद बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या होने वाला है, इसमें क्या होगा, एकल उत्पाद होगा और ये अभिक्रिया के बाद में छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, वियोजन। मतलब यहां से क्या हो गया, ये वियोजित हो गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, बिखर गया, वियोजित हो गया, इसलिए इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई ले लें, मान लीजिए इसको बनाना है तो हम ले लें एकल उत्पाद में FeSO4, Fe3SO4, चलिए, और हम ले लेते हैं 2। ये क्या है, एकल उत्पाद है, एक रिएक्शन है ना, एक ही तत्व है जिसको हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट। अब ये टूटेगा, देखिए Fe3 ब्रेक होगा छोटे छोटे पार्ट में, अब 2 में होगा, 3 में होगा, ये अभी हम देखते हैं। पहला पार्ट टूटेगा आपका Fe3O3 में। क्या टूट गया? Fe3O3 में, जिसे हम क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? फेरिक ऑक्साइड प्लस, अब ये 2 खंड में टूट रहा है कि 3 में, चलिए SO2, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर से अभी देखिए, क्या ये बैलेंस हुआ? जब भी आप संयोजन या वियोजन अभिक्रिया या कोई भी जो एग्जैक्ट रिएक्शन देखेंगे, जब तक वो आपको क्या करने के लिए, बैलेंस, संतुलित असंतुलित का मामला ना हो, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जितने भी तत्व आयरन के इधर हैं उतने भी तत्व इधर होंगे, फिर सल्फेट के जितने भी तत्व हैं उतने ही होंगे, O4 के जितने भी, फेरस सल्फेट के जितने तत्व इधर हैं उतने ही होंगे। मतलब Fe यहाँ कितना है, अगर हम देखें तो 3 और 2 6। Fe की कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 हैं। S के कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। O के कितने हैं? 4 दूनी 8 हैं। बात समझ में? जब अभी RHS हम बना लेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें भी राइट हैंड साइड, मतलब उत्पाद में भी, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद, और इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर 1 2 देख लीजिए, तब आएंगे तो लेक्चर 3 ज्यादा समझ में आएगा। तो जो ये अभिकारक है, Fe के 3 मॉलिक्यूल्स अभी हुए हैं, अब यहाँ कितने हैं? 3 हैं, यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब हमको ये चीज जानिए कि Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स हैं। Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 हैं। तो अगर 6 हैं तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको ये सारे के सारे मतलब क्या होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी ये सही होगा। सही है ना? आइए देख लेते हैं। तो Fe3 हो गया, O3 हो गया, Fe3O3 हो गया, फेरिक ऑक्साइड बना लिया। अभी दूसरा क्या बना लिया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया ये। अब देखिए क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब तीसरा तो क्या बन रहा है, SO3 बन जा रहा है। अब SO3 क्या है, अब यहां 2 था तो डाइऑक्साइड, यहां 3 है तो क्या होगा, सल्फर ही होगा, और साथ में ट्राई ऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगर आप इसमें ध्यान दीजिए तो ये क्या था, एकल तत्व था, मतलब एक तत्व था। क्या था? एकल तत्व का मतलब क्या होता है, एक तत्व था, और ये टूट कर कितने में बन गया, 1 2 और 3 तत्व बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वियोजित हुआ होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वियोजित हुआ, और वियोजित होकर के ये कई खंडों में टूट गया, कई पार्ट में बन गया, इसीलिए इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब क्या होता है, जब कोई एकल तत्व, अब आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, एक वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण था। आइए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। चूना पत्थर ले लेते हैं।
दूसरे एग्जाम्पल में हम चूना पत्थर लेते हैं और चूना पत्थर को भी हम तोड़ करके समझते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे ये उत्पाद बनाता है। एकल उत्पाद कैसे ये कई उत्पाद, एकल अभिकारक कैसे कई उत्पाद में टूट जाता है। तो ये क्या, चूना पत्थर का फार्मूला क्या है, CaCO3। अब क्रिया करेगा, अब क्रिया के बाद CaO प्लस CO2। अब ये CaO सॉलिड होगा, CO2 गैस होगा, और चूना पत्थर जो होता है ये, अगर आपको नहीं मालूम तो आप जान लें ये कौन सा फार्मूला, किस चीज का फार्मूला है, चूना पत्थर क्या है, CaCO3। CaCO3। अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा चूना। ये बुझा चूना का सूत्र है और ये चूना पत्थर का सूत्र है। बात समझ में? इन सारी चीजों को आपको कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा। अगर आप इसका नाम ले, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस के रूप में है। बात समझ में? आइए एक और ले लेते हैं, 2AgCl। 2AgCl मतलब क्या लिखा है ये, अगर आप देखें तो 2AgCl लिखा हुआ है, मतलब अगर आप बात करें तो सिल्वर क्लोराइड लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेगा, एकल उत्पाद, अभिकारक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकल होना चाहिए, लेकिन उत्पाद जो हो वो कई पार्ट में होना चाहिए, तभी तो वियोजन होगा। अगर ये कई अभिकारक होता और एकल उत्पाद मिल जाता तो ये संयोजन अभिक्रिया का पालन करता, मतलब संयोजन अभिक्रिया होता। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, 2Ag, सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया, या क्लोरीन अलग हो गया। तो ये देखिए 2Ag सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर क्या हुआ, बिखर गया और अलग हुआ, और Cl2 क्लोराइड भी अलग हो गया। बात समझ आए? तो इसमें क्या हुआ, ये वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण था, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, है ना, जिसको हम डिसलोकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलोकेशन रिएक्शन। इसको शुद्ध हिंदी में हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। अच्छा, इसमें विस्थापन का मतलब क्या होता है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो फिजिक्स में विस्थापन था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब कम से कम छोटी से छोटी दूरी प्रारंभिक और अंतिम प्लेस की बीच की जगह के, प्रारंभिक और अंतिम जगह के बीच की सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। यहां भी क्या होगा, यहां कोई चीज रिप्लेस हो जाएगा, किसी और मॉलिक्यूल से मिलकर के हट जाएगा, मतलब किसी विलयन से, अगर कोई तत्वों का विलयन है और उस विलयन में से कोई तत्व अलग हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया के दौरान कोई तत्व किसी विलयन में से अलग हो कर दिया जाता है या अलग हो जाता है तो उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे Fe आयरन है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। CuSO4 मतलब क्या, कॉपर सल्फेट है। अभी देखिए क्या हुआ, ये जो आयरन था ये क्या है, आयरन, आयरन, ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये देखिए SO4, ये सल्फेट विस्थापित हो रहा है किसके साथ, यहां से कॉपर सल्फेट के विलयन से हट करके ये आयरन सल्फेट बनाएगा। क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। तो जब आयरन सल्फेट बनाएगा तो देखते हैं क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा FeSO4, विस्थापित हो गया ना, कॉपर से अलग हो गया, ये आयरन के साथ एडजस्ट हो गया और बच गया क्या, कॉपर। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये चीज क्लियर हुआ, मतलब कॉपर किस रूप में है, सॉलिड के रूप में है, और जो आयरन था वो सॉलिड के रूप में था। CuSO4 क्या था, एक्वस था, क्या था,
एक्वस था। अब ये जब कॉपर सल्फेट इसके साथ आ गया तो ये क्या बना लेगा, एक्वस बना लिया इसको। एक्वस मतलब सॉलिड, मतलब समझ रहे हैं, ठोस। एक्वस मतलब जलीय, एक्वस मतलब जलीय, एस मतलब सॉलिड, सॉलिड में, है ना। मतलब यहां क्या हुआ, विस्थापित हो गया क्या, कॉपर। आइए एक दूसरा रिएक्शन देते हैं, देखते हैं। Zn जिंक है, अब क्रिया कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ ये अब क्रिया कर रहा है। अब जिंक सॉलिड के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सॉलिड, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस, जलीय रूप में है। अभी यहां क्या हुआ, फिर से ये सल्फेट जिंक के साथ चला गया, ZnSO4, मतलब कॉपर को फिर से विस्थापित कर दिया। क्लियर हुआ, कॉपर देखिए यहां फिर से विस्थापित हो गया इस रिएक्शन में भी। आइए एक दूसरा रिएक्शन और देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 1 2 हो गया है, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन में क्या है, थर्ड रिएक्शन भी पीबी है, लेड। लेड रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ, CuCl2 के साथ। अभी क्या होगा, फिर से आप क्या करिए, PbCl2 कर दीजिए, लेड क्लोराइड हो जाएगा। तो ये लेड क्लोराइड PbCl2 और विस्थापित कर दिया क्या, कॉपर को, मतलब सॉलिड, और ये हो जाएगा आपका एक्वस फॉर्म में। एक्वस, एक्वस था ये, और ये क्या था, सॉलिड, ठीक है ना। अभी देखिए आप क्या हुआ, PbCl2 मतलब पीबी, लेड क्लोराइड के साथ में, क्लोराइड जो था ये कॉपर से निकल करके किसमें, लेड के साथ एडजस्ट हो गया और कॉपर को फिर से विस्थापित कर दिया। मतलब इन तीनों अभिक्रिया में अगर आप देखें तो किसका विस्थापन हो रहा है, कॉपर का विस्थापन हो रहा है। किसका विस्थापन हो रहा है, कॉपर विस्थापित हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बाई डिसलोकेशन रिएक्शन। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या चीज होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है कि जिसमें दोनों तत्व विस्थापित हो जाए। जैसे अभी क्या हुआ कि कोई एक तत्व, अभी क्या था आपने देखा कि ZnCl2 था, ZnCuSO4 था, मतलब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है, बेलेन के साथ रिएक्शन करता है, तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो निकल करके जिंक के साथ चला गया, कॉपर को रिएक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। इसमें क्या होगा, दोनों तत्व तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। द्विविस्थापन क्लियर हो रहा है, द्विविस्थापन मतलब, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का मतलब हो रहा है कि दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे आप बाई डिसलोकेशन रिएक्शन कहते हैं। आप बात समझ में आ रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आइए अब इसमें देखते हैं क्या चीज है। इसमें कोई ऐसा रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट ले लें, Na2SO4 रिएक्शन कर रहा है किसके, बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। क्या है ये, सोडियम सल्फेट। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अभी देखिए क्या होगा, ये क्लोराइड विस्थापित हो जाएगा सोडियम के साथ और ये सल्फेट विस्थापित हो जाएगा बेरियम के साथ। मतलब क्या हो जाएगा, Na2Cl2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया ये, सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। और यहां देखिए आप, बेरियम Ba के साथ क्या हो जा रहा है, SO4, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, बेरियम सल्फेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि क्या चीज है। इस तरीके से हम यहां समझेंगे कि द्विविस्थापन क्या है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों विस्थापित हो जाए, मतलब जिसमें से दोनों तत्व, दोनों के विलयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएं, बदल जाएं, विस्थापित हो जाएं, इसको हम कहते हैं बाई डिसलोकेशन रिएक्शन कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देखिए क्या है, जब अभिक्रिया के दौरान, जब कोई रिएक्शन हो रहा हो और उसके दौरान एक ना घुलने वाला श्वेत रंग का, मतलब सफेद रंग का एक पदार्थ मिल जाए, जो जल में मिल जाए, एक सफेद रंग के पदार्थ का जब निर्माण हो जाए तो उसे हम कहते हैं अवक्षेप।
क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर कोई आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, किसी चीज का आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है और उसमें अगर जल में कोई सफेद रंग का अवक्षेप मिल जाए तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी इनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम आपसे बात करेंगे अपचयन और उपचयन की, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। आइए देखते हैं उपचयन क्या है। उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है? देखिए, अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 2Cu प्लस O2, क्या हुआ? 2Cu प्लस O2। अब ये अभिक्रिया किया और क्या बना लिया? Cu क्या था? कॉपर। O2 क्या था? ऑक्सीजन। ये क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड बना लिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसमें देखिए कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहां किसी से ह्रास नहीं हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर ऑक्सीजन का किसी तत्व से ह्रास हो जाता तो वो अपचयन अभिक्रिया हो जाता, जिसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां ह्रास कहीं से नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और दूसरा है आपका अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, अब अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। अपचयन क्या चीज होता है? मतलब जब किसी अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किसका? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अगर आप CuO कॉपर ऑक्साइड ले लें और हाइड्रोजन ले लें और जब ये इसको आप हीट देंगे, उष्मा देंगे जब आप, तो ये क्या हो जाएगा? Cu अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन। इसको हम कहते हैं रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। और एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों काम एक साथ होता है, अपचयन और उपचयन। दोनों काम जब एक साथ होता है इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। किसको? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सा? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब अगर आप डिफिनेशन देखें तो आप इसको कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया के दौरान उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है, उस अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आइए कोई भी चीज जब हम एग्जांपल से समझते हैं तो वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है ना? बाकी ऐसे थोड़ा कम समझ में आता है। आइए देखिए, Cu, जैसे CuO प्लस H2 प्लस H2। अब ये देखिए क्या बना रहा है, अभी जो आपने रिएक्शन लिया था वही रिएक्शन है। अब ये क्या हुआ? एक साथ हो रहा है, Cu से H बाहर, O बाहर हो गया और 2 के साथ जुड़ गया। मतलब अगर आप देखिए तो यहां क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यहां से यहां आने में क्या हुआ? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। और यहां आने में देखिए ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ, मतलब ऑक्सीजन यहां बढ़ गया और यहां ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हाइड्रोजन में और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। तो जो जहां ह्रास होता है वहां क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जहां वृद्धि होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ? यहां हाइड्रोजन में वृद्धि, इसका मतलब ये क्या हुआ? उपचयन अभिक्रिया हुआ।
नीचे वाला एरो उपचयन अभिक्रिया को शो कर रहा है और यहां ह्रास हो रहा है, यहां अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन उपचयन समझ में आ रहा है? अपचयन उपचयन समझ में आ रहा है? आइए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड ले लें और हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक। आइए Zn में जिंक ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा, मतलब जिंक बचेगा सिर्फ, और ये CO बचेगा। क्या हो? CO। अब या फिर ZnO2 कर दीजिए, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड में कार्बन बाहर है, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहां देखिए ऑक्सीजन का क्या हो गया? ह्रास हो गया। जहां किसी चीज का ह्रास होता है उसको हम अपचयन कहते हैं, और यहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है कार्बन में, तो इसको हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आए? ये चीज क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आपसे संक्षारण की। चैप्टर आपका लास्ट मोमेंट की तरफ है, ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। एक्सरसाइज की हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए संक्षारण किसे कहते हैं? कोरोजन। संक्षारण, कोरोजन, संक्षारण को इंग्लिश में हम कोरोजन कहते हैं। संक्षारण, कोरोजन, है ना। अब देखिए संक्षारण क्या चीज होती है। संक्षारण देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से अपना रंग बदल देती है, तो यह अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे आपने लोहा देखा होगा, लोहे का तवा ले लीजिए जिस पर आप रोटी बनाते हैं, और उस तवे को रख दीजिए बाहर। जब ठंडी उसको मिलेगी, या आप बर्तन को धुल के रखिए, बर्तन को जब आप धुलकर रखेंगे एकदम साफ रहेगा, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसमें जंग लगा होगा थोड़ा सा। जहां आपके बीच वाले पोर्शन में जहां पानी रुका था, वहां कैसा हो गया? जंग लग चुका है। ये क्या हो गया है? संक्षारित हो चुका है। मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना, एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। चांदी का पायल आप पहनते हैं, चांदी का पायल या चांदी की अंगूठी आप देखते होंगे, उसका रंग कुछ दिन बाद ब्लैक सा हो जाता है। ये क्या है? सोने का आप पहनते हैं और सोने का रंग डिफरेंट टाइप का, कलर खराब हो जाता है, आप उसको साफ करवाने जाते हैं, पायल को साफ करवाने जाते हैं। ये क्या है? संक्षारण ही है। लोहे पर जंग लगना, सोना या चांदी का कलर बदलना, रंग बदलना, ये सब क्या है? संक्षारण ही है। अब हम बात करते हैं किसकी? विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है? मतलब इसमें क्या होता है? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता को हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। अब ये विकृत गंधिता क्या चीज होती है? विकृत गंधिता देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपके घर में अचार है, आम का अचार बना हुआ है और वो तेल में डुबोया हुआ है। आपने देखा होगा कि तेल अगर थोड़ा सा कम हो तो कुछ 1-2-4 पीस आम के अचार का 2-4 पीस बाहर हो, ढक्कन आप बंद करते हैं, खोलते हैं, निकालते हैं सामान। जब आप देखेंगे कि जब जो आप अचार निकालने जाते हैं और जब आप उसको खोलते हैं ढक्कन को, तो आप देखते हैं अचार में फफूंदी लगी होती है। वो फफूंदी उसी एरिया में लगती है, वो फफूंदी उसी एरिया में लगती है जो वायु के संपर्क में आता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जब और वो अचार एकदम सेफ है, एकदम नीट एंड क्लीन है, जो आपके तेल में डूबा हुआ है। क्यों? विकृत गंधिता उसी चीज को प्रभावित कर पाती है जहां हवा का प्रभाव होता है। जब तक हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो चीज प्रभावित नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी तैलीय या वसायुक्त पदार्थ में लंबे समय तक रखा जाता है, अगर कोई तैलीय या वसायुक्त पदार्थ हो उसको लंबे समय तक रखना है, तो उसके गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसका स्वाद कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप गर्मी के टाइम में चावल भी बनाकर रखिए और दाल भी बनाकर रखिए, दाल जल्दी खराब हो जाता है, मतलब दाल का टेस्ट शाम को खराब आ जाता है, पता नहीं कैसा खट्टा टाइप आ जाता है, लेकिन वहीं चावल सेफ बचा हुआ है। चावल उसी दिन खराब होगा लेकिन ज्यादा टाइम बाद, मतलब आफ्टर 6 और 7 आवर्स में दाल खराब हो जाएगी, फिर भी आपका जो चावल है उसको 10 घंटे 12 घंटे लग सकते हैं खराब होने में, या नहीं भी खराब हो सकता है। तो विकृत गंधिता, जो तैलीय या वसायुक्त पदार्थ होते हैं उन्हीं में विकृत गंधिता ज्यादा प्रभावित होती है,
जल्दी प्रभावित होती है। इस प्रकार इसीलिए जैसे आपका चिप्स है, आपने देखा होगा चिप्स मार्केट में आता है, चिप्स का पैकेट 5 रुपए का आता है, कितना बड़ा पैकेट होता है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई गैस भरी होती है। जब किसी चीज में ऑक्सीजन के जब तक एक्टिव गैसें होंगी, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब एक्टिव गैसें हैं, इन सब गैसों के कांटेक्ट में आने से कोई सामान खराब होता है। लेकिन वो जो पैकेट होता है चिप्स का, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिसे हम इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। जो इनर्ट गैस होती है वो किसी चीज को खराब नहीं होने देती। चिप्स को आप खोल करके रख दीजिए, सुबह खोलिए और दूसरे दिन सुबह खाइए, आप देखिए उसका टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन वही चिप्स 1 महीना 2 महीना पहले से पैकेट में पैक दुकानों में पड़ा रहता है, फिर भी वो खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्ट गैस थी अभी तक, और आपने जब खोल दिया तो नाइट्रोजन गैस उसके बाहर आ गई। जब गैस बाहर आ गई तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम आपके एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।